वेलकम टू स्काई नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया नॉवेल जिसका नाम है जाते हुए। आगे बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। चलिए चलते हैं नॉवेल की जानिब। असद बेटा, अब मेरी नूर तुम्हारे हवाले। अम्मा जी ने जाते हुए मेरा हाथ उनके हाथ में थमा दिया था। जी ताई जी, उन्होंने भी मजबूरी में मेरा हाथ थाम लिया था। फिर अम्मा जी तो चली गईं और मेरी जिंदगी का नया सफ़र शुरू हो गया। मैं नूर फातिमा गांव की एक सादा सी लड़की। अब्बू जी और चचा जान दो भाई थे। चचा जान जो पढ़ाई के लिए शहर गए तो फिर वहीं के होकर रह गए। यहीं उन्होंने शादी की और यहीं बस गए। अब्बू जी को गांव से बहुत लगाव था, इसलिए जब चचा जान ने उन्हें शहर आकर रहने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया, जो कि मेरे हिसाब से एक गलत फैसला था, क्योंकि इससे मेरी पढ़ाई रुक गई थी। हमारे गांव में बस 8वीं तक ही स्कूल था। आगे की पढ़ाई के लिए शहर का रुख किया जाता था। जिस तरह मैं अपनी अम्मी अब्बू की इकलौती औलाद थी, उसी तरह चचा जान और चची जान की इकलौती औलाद असद था। मैं उससे 2 साल बड़ी थी। असद को गांव पसंद नहीं था, वो कम ही गांव आता था, इसलिए हम दोनों की कभी दोस्ती तक नहीं हो पाई थी। अब्बू की जिंदगी तक तो चचा जान से हमारे ताल्लुकात अच्छे रहे, पर अब्बू की वफ़ात के बाद चचा जान से मिलना जुलना भी बस ना के बराबर रह गया। अम्मी और मैं अपने गांव के घर में अकेले रहते थे। खेती थी तो खर्च वहां से निकल आता था। फिर अब्बू भी हमारे लिए खासी जमा पूंजी छोड़ कर गए थे, तो रुपए पैसे की तरफ से हमें कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, अकेले होना कभी कभी अखरता था। किसी मर्द का घर में ना होना अजीब लगता था, पर हमारे गांव में इतना अपनापन था कि ये कमी भी ज्यादा नहीं खलती थी। हम भी आदी हो गए थे उस माहौल के। वक्त आगे गुजरा तो अम्मा जी की तबीयत खराब रहने लगी। अम्मा जी को मेरी फिक्र लग गई कि मेरा क्या होगा। तब अम्मा जी को बस यही एक हल नजर आया और उन्होंने अगले ही रोज चचा जान को बुलवा लिया। वक्त और हालात ऐसे थे कि चचा जान भी असद के साथ फौरन ही गांव आ गए और फिर अम्मा जी ने जाते जाते मेरा हाथ असद के हाथ में थमा दिया। उधर निकाह हुआ और उधर उनकी सांस निकली। उन्हें आखिरी मंजिल पहुंचाने के बाद हम भी शहर आ गए और यहाँ शुरू हुआ एक नया सफ़र। मैं कम उम्र ज़रूर थी, पर ना समझ नहीं थी। मैं अच्छी तरह समझती थी कि असद मुझे पसंद नहीं करता था। उसे शहर की पढ़ी लिखी लड़कियां अच्छी लगती थीं। मुझ जैसी गांव की सादा सी लड़की नहीं। मैं उससे बड़ी थी, जिसका एहसास वो बार बार मुझे कराता रहता था। हालांकि वो देखने में मुझसे कई बरस बड़ा ही नजर आता था, पर यह फर्क उसकी नज़र में अच्छा नहीं था। पर कहीं ना कहीं मुझे यकीन था कि मैं अपनी खिदमतों और वफाओं से उसे अपना बना लूंगी, क्योंकि शादी के बाद मोहब्बत हो ही जाती है, ऐसा अम्मा जी कहती थीं। और मुझे भी उनकी बात सच लगती थी, क्योंकि मुझे भी असद से मोहब्बत हो गई थी। तो जब मुझे हो गई तो उसे भी हो ही जाएगी। पर यह मेरी गलत फहमी ही रही। उसे मुझसे कभी मोहब्बत नहीं हुई। मैंने उसकी खुशी के लिए खुद को पूरा बदल दिया, अपना तन मन उस पर न्यौछावर कर दिया, पर उसे मुझसे मोहब्बत नहीं हुई। वो रिश्ता जो उसने मुझसे मजबूरी में बांधा था, वो रिश्ता ही मजबूर हो गया था। मैंने उसके दिल में जगह बनाने की लाख कोशिश की, पर मैं उसके दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाई। हाँ, रात को कुछ कुर्बत के पल वो मेरी झोली में भीख की तरह जरूर डाल देता था, पर उस कुर्बत में भी मोहब्बत नहीं होती थी, बस जरूरत होती थी। जरूरत खत्म तो कुर्बत के लम्हे भी खत्म। और मैं ये सोचती रह जाती थी कि कब इस शख्स को मुझसे मोहब्बत होगी, कब ये पत्थर पिघलेगा। पर न पत्थर पिघला और न मोहब्बत हुई। कभी कभी हम किसी शख्स की मोहब्बत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। हर वो कोशिश करते हैं जिससे उसकी मोहब्बत हमें मिल जाए, पर वो शख्स फिर भी हमसे मोहब्बत नहीं करता। मैंने भी अपना सब कुछ उस पर कुर्बान कर दिया था, पर वो मेरा नहीं हुआ था। और इसका यकीन मुझे उस दिन हुआ जिस दिन वो अपनी पसंद की लड़की से निकाह करके घर आया। उस दिन मुझे लगा कि मैंने आज तक जो कुछ भी उस शख्स की मोहब्बत पाने के लिए किया, वो सब कुछ जाया चला गया। मेरी सारी वफाएं, सारी खिदमतें सब जाया हो गई। और उस दिन मैंने अपनी जिंदगी का एक अहम फैसला ले लिया। मैंने उस शख्स को छोड़ दिया, हमेशा के लिए। मैंने 2 साल तक उस शख्स से उसकी मोहब्बत मांगी थी, पर उस रोज नहीं,
उस रोज़ मैंने उस शख्स से कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं। मैं मोहब्बत को उसकी दहलीज पर रख कर निकल आई उस घर से, और असद ने भी मुझे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। हाँ, अलबत्ता चचाजान ने मुझे रोका था और यकीन दिलाने की भी कोशिश की थी कि वो असद को समझाएंगे। मुझे सब्र करने को भी कहा, पर अब मैं सब्र करना नहीं चाहती थी कि एक बार सब्र करने का फल खासा कड़वा मिला था मुझे। मैंने इस बार कुछ नहीं सुना और बिना कोई सवाल जवाब किए, बिना अपनी खिदमतों का हिसाब मांगे, मैं उस घर से निकल आई हमेशा के लिए। मैंने सिलाई की, कढ़ाई की, हर वो छोटा मोटा काम किया जिससे मैं अपना पेट पाल सकती थी। एक नर्म दिल औरत ने मुझे काम दिया, बदले में मुझे 2 वक्त की रोटी और छत मिली थी। मैं आज भी इस घर में काम करती हूँ। हाँ, अब मेरा भी एक घर है, छोटा सा। आज मुझे उस घर से आए लगभग 18 साल हो चुके हैं। मैंने मुड़कर उस तरफ नहीं देखा और उसने भी मुझे कभी नहीं पुकारा। कभी कभी कुछ लोगों को अपनी ज्यादती का एहसास कभी नहीं होता, चाहे उनकी पूरी उम्र ही क्यों ना बीत जाए। वो अपनी गलती कभी तस्लीम नहीं करते। उसने मुझे कभी नहीं पुकारा और मैंने इंतज़ार भी नहीं किया। इस अरसे में मैंने कुछ चीज़ें बहुत अच्छी तरह सीख लीं। पहली, पढ़ाई लिखाई इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं भी अगर पढ़ी लिखी होती, अपने पैरों पर खड़ी होती, तो शायद आज इतनी मुश्किलों से ना गुजरती। दूसरी, माँ बाप के फैसले हमेशा सही नहीं होते। बड़े भी अक्सर गलतियां कर जाते हैं, जिसने आने वाली नस्लों को बस नुकसान ही उठाना पड़ता है, जैसे मैंने उठाया। तीसरी, शादी के बाद मोहब्बत हो ही जाएगी, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं। मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो मेहनत और खिदमत से नहीं, बल्कि मर्जी से होती है। अगर महबूब की मर्जी ना हो तो कभी मोहब्बत नहीं हो सकती, चाहे आप उसके लिए कुछ भी कर लो। और चौथी बात जो मैंने सीखी वो ये कि मोहब्बत में अपनी इज्जत नफ्स को मजरूह मत करो। मोहब्बत हमेशा खुददारी से करो, और जब बात तुम्हारी इज्जत नफ्स पर आए तो मोहब्बत को ठोकर मार कर आगे बढ़ जाओ। मैंने भी लगभग 18 साल पहले मोहब्बत को ठोकर मार दी थी, अपने लिए, अपनी इज्जत नफ्स के लिए, अपनी बेटी के लिए। जी हाँ, आज मेरी 17 साल की एक बेटी है। मैंने अपनी बेटी को खूब पढ़ाया लिखाया है, और जब तक जीऊंगी आगे भी पढ़ाऊंगी, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके और इस दुनिया से जाते हुए मुझे उसका हाथ किसी असद के हाथ में ना थमाना पड़े। खत्म शुद। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए नॉवेल के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।